स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक उर्दू लेखक जो अपनी लघु कथाओं बू, खोल दो, ठंडा गोश्त और चर्चित टोबा टेक सिंह के लिए प्रसिद्ध हुए सादत हसन मंटो के बारे में। सादत हसन मंटो, यह नाम सुनकर आपके मन में इसका अर्थ जानने की इच्छा जरूर हुई होगी। सादत का अर्थ है सुख, आनंद, संतुष्टि, शांति। यह शब्द किसी अच्छी या सुखद अनुभूति को व्यक्त करता है। और मंटो का अर्थ है जादू, मंत्र, चमत्कार या सुझाव। हालांकि मंटो एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ विभिन्न संदर्भों में अलग अलग हो सकता है। मंटो का जन्म 11 मई 1912 को पंजाब के लुधियाना जिले के समराला के पपरौदी गांव में एक मुस्लिम बैरिस्टर परिवार में हुआ था। वह एक कश्मीरी व्यापारिक परिवार से थे जो 19वीं सदी की शुरुआत में अमृतसर में बस गए थे और कानूनी पेशे में आ गए थे। उनके पिता ख्वाजा गुलाम हसन एक स्थानीय अदालत के सत्र न्यायाधीश थे। उनकी मां सरदार बेगम का पठान वंश था और उनके पिता की वह दूसरी पत्नी थी। जातीय रूप से कश्मीरी होने के कारण उन्हें अपनी जड़ों पर गर्व था। पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में उन्होंने सुझाव दिया कि सुंदर होना कश्मीरी होने का दूसरा अर्थ है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर के मुस्लिम हाई स्कूल में प्राप्त की, जहां वे 2 बार मैट्रिक की परीक्षा में असफल रहे। 1931 में उन्होंने हिंदू सभा कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन खराब परिणामों के कारण पहले वर्ष के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। उनके जीवन में बड़ा मोड़ 1933 में आया, जब 21 साल की उम्र में उनकी मुलाकात विद्वान और विवादास्पद लेखक अब्दुल बारी अली से हुई, जिन्होंने उन्हें अपनी असली प्रतिभा खोजने और रूसी फ्रेंच लेखकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बारी ने मंटो को लेखक विक्टर ह्यूगो के द लास्ट डे ऑफ ए कंडेम्ड मैन का उर्दू में अनुवाद करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसे बाद में उर्दू बुक स्टॉल लाहौर ने सरगुज़श्त ए अशीर हिंदी में एक कैदी की कहानी के रूप में प्रकाशित किया। इस बढ़े हुए उत्साह ने मंटो को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया, जहां वे जुलाई 1933 में शामिल हुए और जल्द ही साहित्यिक मंडली से जुड़ गए, जो बाद में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य बन गए। यहीं पर उनकी मुलाकात लेखक अली सरदार जाफरी से हुई और उनके लेखन में एक नई तेजी आ गई। उनकी दूसरी कहानी इनकलाब पसंद मार्च 1935 में अलीगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई। अलीगढ़ में उनकी शिक्षा तब रुक गई जब विश्वविद्यालय में शामिल होने के 9 महीने बाद उन्हें तपेदिक का पता चला। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अगले 3 महीने कश्मीर के बटोटे में एक सेनेटोरियम में बिताए और फिर अमृतसर अपने घर वापस लौटे। अमृतसर में कुछ समय रहने के बाद मंटो रोजगार की तलाश में लाहौर चले गए और पारस दार्शनिक का पत्थर नामक अखबार में शामिल हो गए। 1933 में लाहौर में उन्होंने अपनी पहली मौलिक लघु कहानियों का संग्रह आतिश पराए हिंदी में
आग की डली प्रकाशित किया। 1936 के अंत में जब उन्हें साप्ताहिक मुसव्विर हिंदी में चित्रकार के संपादन का निमंत्रण मिला तो वे बॉम्बे चले गए। बम्बई में मंटो ने नज़ीर लुधियानवी और पत्रिका समाज के साथ मुसव्विर के संपादक के रूप में अपना काम शुरू किया। उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग के लिए संवाद और पटकथाएं भी लिखना शुरू किया। पहले इंपीरियल फिल्म कंपनी और फिर सरोज मूवी टोन के लिए काम किया। इस अवधि के दौरान उनकी फिल्मों में 1940 की फिल्म अपनी नगरिया शामिल है। उन्होंने आओ रेडियो सुने और कलोल पत्रा की मौत सहित कई रेडियो नाटक लिखे। बम्बई में वे प्रगतिशील लेखक संघ के संपर्क में भी आए और कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और अहमद नदीम कासमी जैसे प्रगतिशील लेखकों के साथ मित्रता हो गई। अगस्त 1940 में उन्हें मुसव्विर के संपादक पद से बर्खास्त कर दिया गया और उन्होंने कम वेतन पर कारवां नामक दूसरी पत्रिका के लिए काम करना शुरू कर दिया। अपने काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी के लिए कृष्णचंद्र से आवेदन किया। इसके बाद वे जनवरी 1941 में दिल्ली चले गए और ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सेवा के लिए लेखन की नौकरी स्वीकार कर ली। मंटो 1941 की शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो में शामिल हो गए और वहाँ काम करने वाले कई लेखकों से परिचित हुए, जैसे चिराग हसन, अख्तर हुसैन रायपुरी, अंसार नासिरी, महमूद निजामी, मिराजी और उपेंद्र नाथ अश्क। यह उनका सबसे अधिक उत्पादक काल साबित हुआ, क्योंकि अगले 18 महीनों में उन्होंने रेडियो नाटक के 4 संग्रह प्रकाशित किए। आओ, मंटो के ड्रामे, जनाजे और 3 औरतें। उन्होंने लघु कथाएं लिखना जारी रखा और उनका अगला लघु कथा संग्रह धुआं जल्द ही प्रकाशित हुआ, जिसके बाद उनका पहला सामयिक निबंध संग्रह मंटो के मज़ामिन प्रकाशित हुआ। यह अवधि 1943 में उनके मिश्रित संग्रह अफसाने और ड्रामे के प्रकाशन के साथ समाप्त हुई। इस बीच ऑल इंडिया रेडियो में अपने सहकर्मियों के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और जुलाई 1942 में बॉम्बे लौट गए और फिर से फिल्म उद्योग के साथ काम करना शुरू कर दिया। जुलाई 1942 में मंटो बम्बई लौट आए और मुसव्विर के संपादक के रूप में फिर से जुड़ गए। इस दौरान वे अपने अलीगढ़ के दोस्त शहीद लतीफ़ और उनकी पत्नी इस्मत चुगताई के साथ जुड़े। 1932 में लतीफ़ के आमंत्रण पर वे फिल्मिस्तान स्टूडियो में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने अशोक कुमार से भी दोस्ती की और पटकथा लेखन में अपने सर्वश्रेष्ठ चरण में प्रवेश किया। 8 दिन, चल चल रे नौजवान और मिर्ज़ा गालिब जैसी 2 फिल्में दी और अंततः 1954 में रिलीज हुई। उन्होंने शिकारी भी लिखा। उनकी कुछ लघु कथाएं भी इसी चरण से आईं, जिनमें काली सलवार 1941 में, धुआं 1941 में, बू 1945 में शामिल है। फरवरी 1954 में कौमी जंग,
प्रकाशित हुई। बॉम्बे में उनके दूसरे चरण का एक और मुख्य आकर्षण उनकी कहानियों के संग्रह चुगत का प्रकाशन था, जिसमें बापू गोपीनाथ कहानी भी शामिल थी। फिल्मिस्तान के लोगों से असंतुष्ट होकर वह भारत के विभाजन के बाद 1947 में बॉम्बे टॉकीज में शामिल हो गए। मंटो ने 1947 में भारत के विभाजन के दौरान और उसके बाद व्याप्त अराजकता का वर्णन किया है। मंटो ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया, जिसे उन्होंने एक भारी त्रासदी और पागलपन भरी मूर्खतापूर्ण बात के रूप में देखा। उन्होंने विक्टर ह्यूगो, ऑस्कर वाइल्ड और चेखव, गोर्की जैसे रूसी लेखकों की रचनाओं का अनुवाद अपने साहित्यिक जीवन में किया। उनकी पहली कहानी तमाशा थी, जो अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित थी। हालांकि उनके शुरुआती काम अपने समय के प्रगतिशील लेखकों से प्रभावित थे, जिनमें एक स्पष्ट वामपंथी और समाजवादी झुकाव दिखाई देता था। उनके बाद के काम मानव मानस के अंधेरे को चित्रित करने में उत्तरोत्तर अस्पष्ट होते गए, क्योंकि विभाजन के आसपास मानवतावादी मूल्यों में उत्तरोत्तर गिरावट आई। वह लिखते हैं, एक लेखक अपनी कलम तभी उठाता है जब उसकी संवेदनाएं आहत होती हैं। यह बात मंटो ने अदालत के न्यायाधीश से कही थी, जब उनके ऊपर उनकी रचनाओं में अश्लीलता होने का आरोप लगा था। उनकी अंतिम रचनाएं, जो सामाजिक जलवायु और उनके अपने वित्तीय संघर्षों से विकसित हुईं, अंधकार के प्रति मानवीय नपुंसकता की एक सहज भावना को प्रतिबिंबित किया, और इसमें व्यंग्य शामिल था, जो डार्क कॉमेडी के करीब था, जैसा कि उनकी अंतिम रचना टोबा टेक सिंह में देखा गया। इसने न केवल उनके अपने राक्षसों का प्रभाव दिखाया, बल्कि उनके जीवन के आगामी दशक में उनके द्वारा देखे गए सामूहिक पागलपन को भी दिखाया। इसके अलावा उनके कई अदालती मामलों और सामाजिक फटकार ने समाज के प्रति उनके सनकी दृष्टिकोण को गहरा कर दिया, जिससे वे अलग थलग महसूस करते थे। मानव अस्तित्व का कोई भी हिस्सा उनके लिए अछूता या वर्जित नहीं रहा। उन्होंने ईमानदारी से वेश्याओं और दलालों की कहानियों को समान रूप से सामने लाया, जैसे उन्होंने अपने समय की महिलाओं की विध्वंसक यौन गुलामी को उजागर किया। वह आज भी मानव व्यवहार के बारे में अपनी तीखी अंतर्दृष्टि के साथ साथ क्रोधित लोगों की भयावह पशुवत प्रकृति के रहस्योद्घाटन के लिए जाने जाते हैं, जो उनके गद्य की संक्षिप्तता के बीच उभर कर सामने आता है। मंटो कहते हैं, पिछले कुछ समय से यह सुनते आ रहे हैं हम कि भारत को इससे बचाओ, भारत को उससे बचाओ। सच तो यह है कि भारत को उन लोगों से बचाना होगा जो कहते हैं कि इसे बचाना चाहिए। एक टिप्पणीकार सादत हसन मंटो की तुलना D.H. लॉरेंस से करते हैं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान समाज की वर्जनाओं के बारे में लिखा था। स्थानीय से लेकर वैश्विक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर उनकी चिंताएं उनकी श्रृंखला लेटर्स टू अंकल सैम और पंडित नेहरू में प्रकट होती है। अपने लेखन पर मंटो अक्सर टिप्पणी करते थे,
अगर आपको मेरी कहानियाँ गंदी लगती हैं तो आप जिस समाज में रह रहे हैं वह गंदा है। अपनी कहानियों के माध्यम से मैं केवल सच्चाई उजागर करता हूँ। यहाँ भी उनका लेखन कार्य जारी रहा और असहमतियाँ, आरोप अपनी जगह अस्थायी होते गए। मंटो को नए बने और तेजी से इस्लामीकृत पाकिस्तान में अश्लील साहित्य लिखने के लिए सार्वजनिक मुकदमों का सामना करना पड़ा। सत्र न्यायाधीश मुनीर ने लाहौर में मंटो के अंतिम मुकदमे की अध्यक्षता की। वह कुख्यात न्यायाधीश हैं जो बाद में न्यायमूर्ति मुनीर बने। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जिन्होंने बाद के वर्षों में पाकिस्तान में मार्शल लॉ को मजबूत करने के लिए आवश्यकता के सिद्धांत उर्फ नज़रियाए ज़रूरत का आविष्कार किया। मंटो के खिलाफ लाहौर में इस मुकदमे में फैज़ अहमद फैज़, एमडी तासीर और कई साहित्यिक हस्तियों ने मंटो के पक्ष में गवाही दी। मंटो का मुकदमा सत्र न्यायाधीश मुनीर की चेतावनी के साथ समाप्त हुआ कि उन्हें केवल जुर्माना लगाकर आसानी से छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी उत्तेजक लघु कहानियाँ लिखना बंद नहीं किया तो उन्हें कई सालों के लिए जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए मंटो अपना उपन्यास और अत्याधुनिक लघु कहानियाँ नहीं लिख सके। मंटो अवसाद में डूब गए। उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने उन्हें लाहौर के जेल रोड पर स्थित लाहौर मेंटल असाइलम में भर्ती कराने की कोशिश की, जो उस समय शराबियों के लिए पुनर्वास क्लिनिक था। यह उपचार काम नहीं आया। मंटो माल रोड के पास बीडन रोड पर स्थित लक्ष्मी मेंशन लौट आए। जल्द ही उनकी शराब की लत बढ़ती गई, जिसके कारण अंततः लीवर सिरोसिस हो गया। 18 जनवरी 1955 को लाहौर के लक्ष्मी मेंशन में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण शराब की लत को बताया गया। मंटो को लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में दफनाया गया है। 1954 में उन्होंने अपना खुद का समाधि लेख लिखा। यहाँ सादत हसन मंटो लेटे हैं। उनके साथ लघु कथा, लेखन की सारी कलाएं और रहस्य दफन हैं। टनों मिट्टी के नीचे वे लेटे हैं और सोच रहे हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन, लघु कथा लेखक, ईश्वर या वह। हालांकि उनके परिवार के आग्रह पर इसे उनकी कब्र पर एक वैकल्पिक समाधि लेख द्वारा बदल दिया गया था, जिसे गालिब के एक दोहे से प्रेरित होकर उन्होंने ही लिखा था। यह शहादत हसन मंटो की कब्र है, जो अब भी सोचते हैं कि उनका नाम समय की पटल पर दोहराया गया शब्द नहीं है। इसी के साथ शहादत हसन मंटो की जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।